Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you. Hello friends, today's topic for the video is higher education from a psychosocial context. It's a paper in IGNOU for PGDHE or MES courses, but apart from it, this video will be useful for AMED and BEd students also. So like previous video, in this video we will again go bilingual, and this video, the content of the video is divided into two parts. Few things we will see in the part 1 and few in part 2. So let's start. So here it start with the systematic approach. In order to understand any particular organization और किसी भी संगठन को समझने के लिए हमें सिस्टमेटिक अप्रोच को किस तरह से फॉलो करना चाहिए is described in that. सो सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसे हिंदी में व्यवस्थाउपागम कहा जाता है, यह एक ऐसी अप्रोच है जो किसी भी संस्थान, चाहे वह शैक्षिक संस्थान हो या ना हो, को समझने में सहायता प्रदान करती है. तो शैक्षिक संस्थान की संरचना को समझने के लिए या कहें सिस्टम अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि अप्रोच यानी दृष्टिकोण का क्या मीनिंग होता है. तो कोई भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो स्मॉल स्टेप्स या प्राइमरी स्टेप्स हम लेते हैं, वही प्राइमरी स्टेप्स धीरे धीरे हमारे अप्रोच बन जाते हैं. सो ऑल द स्टेप्स टूवर्ड्स द accomplishment or fulfillment of a particular knowledge or a particular goal is called approach. Now we will see what is the meaning of सिस्टमैटिक. तो सिस्टमैटिक का मीनिंग समझने के लिए हम पहले सिस्टम का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिस्टम. सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिस्टम कैन बी डिफाइंड इनटू टू वेज, एंड फर्स्ट वे इज़ when the things are interconnected, and their interconnection should be very strong in an organization, and in this interconnection movement is very essential, and when this movement leads to the improvement of that organization, this is called the first approach, which means किसी भी संगठन में जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, वो आपस में सहसंबंधित रहते हैं, और सहसंबंधित होते हुए उनमें एक गतिशीलता रहती है, तो हम उसको सिस्टम कहते हैं. और इस गतिशीलता को कोई भी लर्नर या कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी दृष्टिकोण प्राप्त व्यक्ति उसे किसी भी टाइम या प्लेस के आधार पर उसे वह व्याख्यान उसकी कर सकता है. तो यह पहला एस्पेक्ट हो गया, पहली अप्रोच हो गई सिस्टम को समझने के लिए. तो अलग अलग कंपोनेंट जो आपस में जुड़े हुए हैं और उनमें गति है, तो हम उसको सिस्टम कहेंगे. और दूसरा है कि ऑल द पार्ट्स विच आर इंटरकनेक्टेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, yet it is not called a system. क्यों नहीं कहते भाई इसको सिस्टम? क्योंकि पहले वाले में हमने कहा कि सारे कंपोनेंट्स अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और उनमें गति है तो हम उसको सिस्टम कहेंगे. लेकिन हम यहाँ सेकेंड वाली अप्रोच में बोल रहे हैं कि जो कनेक्टेड हैं सारे पार्ट्स, उनको हम सिस्टम नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? टिल इट कैन बी क्रिटिकली रिसर्च्ड विद ऑल फैक्ट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स. जब तक कि हम उसको आलोचनात्मक रूप से क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाएँ, उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकें, उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर ना कर सकें, तब तक हम उसको एक सिस्टम नहीं कहेंगे. सो सिस्टमैटिक अप्रोच, इसके अलावा इसकी डेफिनेशंस भी दी गई हैं. लुडविग वॉन बटरफ्लाई ने इसकी डिफाइन किया है कि सिस्टम इज़ एन अ कलेक्शन ऑफ इन्वॉल्व्ड एलिमेंट्स इन इंटरकनेक्शन. तो एक सिस्टम क्या है? जिसमें सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हों. तो ओवरऑल इन शॉर्ट वी कैन से कि सिस्टम अप्रोच टेक्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वो सारे उसके एस्पेक्ट्स को लेके चलती है, और उसमें क्या होता है? डायनामिक्स होता है, एक गतिशीलता रहती है, और ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स से डील करते हैं. उन सब फैक्टर्स को ये अप्रोच कंसीडर में लेती है. तो मूविंग अहेड, सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले
1920 में एक्सप्लेन किया गया। एक जीव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और उनका नाम था कार्ल लुडविग वॉन बर्टललेन्फी। उसके बाद उनके एक्सप्लेनेशन के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और उसके बाद इस अप्रोच में आगे एक साइकोलॉजी, इसमें एक साइंटिफिक अप्रोच देने का, उसको एक साइंटिफिक एंगल देने का काम किया टालकट पार्सन ने 1931 के में। टालकट पार्सन ने इसमें वैज्ञानिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया। इसके अलावा व्यवस्था उपागम को यानी सिस्टम अप्रोच को अगर हम देखें तो इसकी जानकारी हमें प्लेटो की बुक जिसका नाम था द रिपब्लिक, उसमें भी देखने को मिलती है। और टालकट पार्सन के बाद इसमें कई सारे नए विचारक आए और उन्होंने अपने मत इसमें रखे, जैसे कि फॉलेट, फिलिप सेल्जनेकर, हेरेस, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड। तो ये सब विद्वान थे जिन्होंने इसमें अलग अलग पक्षों को और ऐड ऑन किया। तो सिस्टम अप्रोच को यहाँ समझने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक बॉक्स है और उस बॉक्स को हम बोलेंगे कि ये एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बाहर से उसमें इनपुट जाता है। इनपुट बाहर से विच मीन्स कि भाई बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं, जैसे भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में बोले तो साइकोलॉजिकल, जोग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, cultural. So all these components put impact on an organization. ये सारे कंपोनेंट्स संगठन पर प्रभाव डालते हैं और संगठन के बीच में अंदर बॉक्स में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन साइड में बोथ 4 साइड्स में एजुकेशनल प्रोसेस. सो थ्रू द प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस, वी गेट ट्रांसफॉर्मेशन. डिफरेंट students or the connected person get transformed through the process of education, and then उसका result, output, that it will improve their decision making skills, it will enhance their point of view, their approaches. This is the output, and they get newness in their attitude. This is the output, and through this output we get feedback. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हमारा फीडबैक आता है कि भाई आपका आउटपुट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, and on the basis of this feedback we get another second input. So this is a continuous circle process wherein the environment interacts within an organization, और उस interaction के through हमें कुछ outputs मिलते हैं, and again this interaction continued with a particular feedback. So this is the systematic approach. Going ahead, so we will see now the advantages and disadvantages of systematic approach. So first advantage of systematic approach is that it enhances or increases organizations' adaptability towards the environmental changes. इसका मेन क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको ग्रैब करने के लिए अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करता है उनको वो उसकी अडेप्टेबिलिटी को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल, फ्यू ऑर्गेनाइजेशन शो टेक ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन और मर्ज विद अदर ऑर्गेनाइजेशन और अलाइंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस मर्जिंग और टेक ओवर और अलाइंस इज़ कॉल्ड द अडेप्टेबिलिटी. तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर को, अपने बिजनेस प्रोसेस को कितना साथ में लेकर चलता है ताकि उसके गोल्स अचीव हो सकें और वो एनवायरनमेंट के साथ ईजिली फ्लो में चल सके. दिस इज़ कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी. अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू शो योर अडेप्टेबिलिटी, कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेबल है उसको हम शो कैसे करेंगे. सो बाय टेकिंग न्यू रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ शोन. आंसर है कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स ले रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ an adaptable organization towards the environment. Second advantage is focus on achieving the individual's goals as well as the overall goals, because systematic approach deals with the small components of that particular organization. तो वहाँ पे सारे components को वो लेके चलती है, इसलिए ये एक individual के goal को
एज वेल एज पूरे संगठन के गोल को साथ में लेकर चलती है। तो ये दोनों पर फोकस करती है। देन डिसीजन मेकिंग में सिस्टम अप्रोच के थ्रू यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है, क्योंकि उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस संगठन के। दैट्स वाई वी कैन से द एडवांटेजेस ऑफ decision making, advantages of systematic approach is uniformity in decision making. Then next, fourth, adaptive and dynamic. इसके थ्रू ये संगठन की जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पता चलते हैं। सो उनके बीच में जो कनेक्शन है, उनके बीच में जो गतिशीलता है वो पता चलती है, एंड उनकी अडेप्टेबिलिटी भी नोन होती है। देन फोकसेस ऑन द मल्टीपल dimension of the management. So all the parts and subparts of the management can be easily focused through this systematic approach. So these are the advantages. Now moving towards the disadvantages. तो क्योंकि ये अप्रोच सारे कंपोनेंट्स को डील करती है, सो डिसीजन मेकिंग इसमें ऑब्वियस है कि वो डिलेड हो जाएगा। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम डिलेड और इट लीड्स टू द रेड टेपिज्म. Then second one is interdependence. It has the nature of interdependence, कि आपस में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से डिपेंडेंट होगा कि भाई पहले वाला ग्रो करेगा तो हम ग्रो करेंगे, अदरवाइज हम बैठे हैं. So there is a connection between interdependence between the components of the organization. And third is अगर इसमें हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस टाइप की अप्रोच में, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है इसमें. देन इट डज नॉट कैटर टू पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एन फंक्शनिंग. इसमें एक काम करने का पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होता है, इसमें चेंजेस देखे जाते हैं. एंड ये वाली अप्रोच स्मॉलर ग्रुप में इतनी एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि ये अप्रोच मान के चलती है, सिर्फ व्यवस्था उपागम ये मान के चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और ओपन एक सिस्टम है और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, और यही अगर हम स्मॉल उसमें लगाएंगे तो इट वोंट बी मच यूजफुल. सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच. Now we will see organization climate or organization culture, which also called institutional climate or institutional culture. So in slide 5 and slide 6, one slide deals with climate and another one deals with the culture. So organization culture is an umbrella term which the organizational climate develops itself, whereas एक बड़ा टर्म ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अपने आप डेवलप होता है. सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ डिफाइंड विद द पैटर्न ऑफ बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस द नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वॉज डेवलप्ड. And same with these norms, the behavior of the employees begins to change. So in this way, the organization culture deals with each and every aspect of the organizations. First, ये belief और expectations को, जो उस particular organization की beliefs and expectations को develop करता है, और उन beliefs and expectations को develop होने के बाद ये beliefs और expectations organization के norms को बनाती हैं, उन्हें चेंज करती हैं, और जब ये नॉर्म्स बन जाती हैं या चेंज हो जाती हैं तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. तो जब एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर चेंज हो जाता है और जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. सो हेयर इट्स क्लियर दैट दीज टू वर्ड्स आर different, but they are interconnected with each other by contributing each other in order to give a contribution for organization development and growth. So organization culture is historical in nature, whereas organization climate is present with the day-to-day activities of a particular organization. For example, the individual autonomy, supervision, rewards, caring or trust. So all these things deals in the organizational climate. So organizational climate focuses more on the psychology of the employees, whereas the organization culture deals basically with the sociology of that particular organization.
So organization culture is a combination of psychology and organizational behavior blended with the practical work of that particular organizations, wherein the employees, all the employees of that organization takes part. So it's clear that these two terms are very effective in terms of the development of that particular organization. So let's go ahead. Let's go ahead. Now we will take leadership and its style. लीडरशिप जिसे हिंदी में नेतृत्व कहा जाता है. सो इस वर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन के अनुसार लीडरशिप लीड्स द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर towards profound purity, and on the basis of that changed behavior, leader guides these people to do a combined effort, which means एक लीडर जो है वो अपने संगठन के जितने भी व्यक्ति हैं उनके व्यवहारों को गाइड करता है, उन्हें निर्देशित करता है और उन्हें उच्चता की ओर ले जाता है, यानी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाता है, और जिसके द्वारा वे किसी भी संगठन में संलग्न जितनी भी उसके प्रोसेस हैं, उनकी क्रियाएं हैं, उनमें वे इन्वॉल्व होते हैं और संगठन के विकास के लिए एक साथ मिलकर एफर्ट्स करते हैं. तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक लीडरशिप के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. पहला, एक व्यक्ति या एक लीडर, और दूसरा उसके फॉलोअर्स, अनुयायी, एंड तीसरा परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस. तो ये तीनों जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को लीडरशिप कहा जाता है. और लीडरशिप की पूरी प्रक्रिया में, उसमें उसके रोल्स में, लीडरशिप के पूरे रोल में, उसमें आपस में इंटरकनेक्शन देखा जाता है और गोल्स आपस में वो शेयर करते हैं. यानी एक पर्सन के पर्सनल गोल्स और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आपस में मैच्ड होते हैं, एंड दे वर्क टुगेदर, और वो पूरा संगठन एक साथ मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करता है. सो लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी जाती हैं, अगर इसके मीन को और अगर क्लियर करना है. सो लीडरशिप में बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, जैसे कि पावर, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन. ये सारी जो छोटी छोटी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, वो आपस में इसमें लीडरशिप में इंटरकनेक्टेड होती हैं. सेकंड करेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप की है कि लीडरशिप में परिस्थितियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही संगठन के लीडरशिप को प्रभावित करती हैं. विभिन्न जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग तरीके की नीड्स जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की है, वो सभी परिस्थितियों से डेवलप्ड होती हैं और उसी के द्वारा इफ़ेक्टेड होती हैं. सो अगर इसका थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ये हुआ कि इसमें क्रियाशील संबंध देखे जाते हैं, विच मीन्स इसमें जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द फॉलोअर्स एंड द लीडर, इट्स वेरी डायनामिक. देयर शुड बी एनी मूवमेंट. दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों की क्रियाशीलता, और दोनों की क्रियाशीलता संगठन को प्रभावित करती है. सो ये आपस में डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं. देन नेक्स्ट, लीडरशिप की अगली विशेषता है कि इसमें हायरार्की देखी जाती है. यहाँ पे ये बोलना क्लियरली होगा कि जो मैनेजमेंट में हायर पोस्ट पे है उसको हम लीडर बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो हायर पोस्ट होने के बावजूद भी वो लीडर नहीं होता है, क्योंकि उसमें इतनी क्वालिफ़िकेशंस नहीं होती, उसमें स्किल नहीं होती लीडर बनने की. तो कोई और पर्सन जो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, वो लीडरशिप को हासिल कर लेता है और वो इनडायरेक्ट लीडर बन जाता है. लेकिन ऑन पेपर्स जो हायर पोस्ट पे होता है वही लीडर बोला जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम द लीडर. So leadership and management is our next topic. So difference between the management and leadership is very minute. So management is a process of setting and achieving the goals, whereas leadership is a process of change, influence and motivate.
तो जिस तरह से मैनेजमेंट में हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करता है मैनेजमेंट, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होता है वो लीडरशिप में के थ्रू लोगों को मिलता है. देन सेकेंड इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन डन बाय द मैनेजमेंट. तो संगठन में कैसे काम करना है, उसको कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उनको डायरेक्शन देना है, ये काम मैनेजमेंट में होता है. वहीं मोटिवेशन, इंस्पायरेशन एंड इन्फ्लुएंस डन बाय द लीडरशिप. तो उस प्लानिंग के दौरान जो काम हो रहे हैं उन काम में किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना है इज़ डन इन द लीडरशिप. कंट्रोलिंग इज़ द मेन एम इन द मैनेजमेंट, वेयर एज फेथ इज़ the main aim in the leadership. So it focuses on how and when, whereas it focuses what and why, which means अगर एक मैनेजमेंट में कैसे काम को करना है, कब करना है, उस पर ध्यान दिया जाता है, जबकि लीडरशिप में उस काम को क्यों करना है, उसको उसमें ऐसा क्या चेंजेस लाया जाए कि वो बेटर तरीके से किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाता है. सो मेंटेनेंस इट एक्सेप्ट प्रेगमेटिज्म, यानी मैनेजमेंट जो है वो प्रेगमेटिज्म को एक्सेप्ट करता है, वहीं लीडरशिप प्रेगमेटिज्म को निगलेक्ट करता है. प्रेगमेटिज्म, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि प्रेगमेटिज्म क्या है. प्रेगमेटिज्म को हिंदी में व्यवहारिकता कहते हैं, व्यवहारिकवाद कहते हैं, विच मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रैक्टिकल सेंसिबल तरीका होता है उस तरीके को यूज़ करना इज़ कॉल्ड व्यवहारिकता, विच मीन्स थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर और इन अ सेंसिबल वे रादर देन बाय हैविंग इन अ फिक्स आइडिया. कुछ लीक से हटकर सोचना इज़ कॉल्ड प्रेगमेटिज्म. तो ये प्रेगमेटिज्म को एक्सेप्ट करता है मैनेजमेंट, वहीं वो उसको लीडरशिप चैलेंज करती है, तो उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश लीडरशिप करती है. देन इट मेंटेन नेचुरलिज्म, whereas leadership develop naturalism. तो वो प्रकृतिवाद को, नेचुरलिज्म को मेंटेन करके रखता है, लेकिन वो उसको विकसित करती है. लीडरशिप उसको, प्रकृतिवाद को डेवलप करती है. सो दीज आर द फ्यू चेंजेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. लेट्स गो अहेड. सो द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप्स, इसकी काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं लीडरशिप की, लेकिन इसमें बेसिकली हमने 3 मेन स्टाइल्स को फोकस किया है. सो फर्स्ट स्टाइल है ऑटोक्रेटिक, और वी कैन से अथॉरिटेरियनिज्म, विच मीन्स इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक मीन्स एक तंत्रीय, और या फिर निरंकुशवाद इसको बोल सकते हैं. सेकंड है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिव, लोकतांत्रिक हिंदी में, एंड लेजिस्फेयर इज़ द थर्ड वन, अहस्तक्षेपवादी इसको हिंदी में बोलते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश, एक तंत्रीय नेतृत्व शैली, जिसमें एक ही वन वे कम्युनिकेशन होगा. सेंटर में इसमें मेन फोकस नेता पर रहेगा, आपका लीडर पर रहेगा, और वो सारे इंस्ट्रक्शंस अपने फॉलोअर्स को देगा. तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और द पावर, होल्डिंग द पावर किसके पास होगी, लीडर के पास होगी. यहाँ पे कोई जो फॉलोअर्स है कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे, सिर्फ उसके आदेश का पालन करते चले जाएंगे. और सेकंड टाइप ऑफ जो डेमोक्रेटिव टाइप ऑफ है, इसको पार्टिसिपेटिव बोला गया, तो मीन इसका वैसे भी क्लियर हो गया कि इसमें वो जो लीडर है अपने फॉलोअर्स से किसी भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के दौरान उनसे राय लेगा, और उनकी राय को उनको इम्पोर्टेंस देगा डिसीजन मेकिंग के दौरान, और एक टीम की तरह उसमें काम किया जाएगा. सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे. सो लास्ट डिसीजन वुड बी गिवन बाय द लीडर, बट the alternatives should be suggested by the followers. So this type of leadership can be said to be one of the best leadership. Then next is laissez-faire, which is called हस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली. इसमें एक लीडर अपनी खुद के मोटिवेशन से पूरे डिसीजंस लेता है, और पूरी स्वतंत्रता का वो उसको पूरी स्वतंत्रता होती है, वो फ्रीडम के साथ अपना पूरा काम करता है. और वो जब लीडर डिसीजन लेता है तो वो उसमें पार्टिसिपेशन फॉलोअर्स का नहीं होता है. और
इस टाइप ऑफ में जो लीडर होता है वो समूह का सदस्य की भूमिका नहीं निभाता है, वो समथिंग डिफरेंट होता है, ऐसा मान के चलते हैं इसमें। और इस टाइप की लीडरशिप में कुछ इरेगुलरिटी और अव्यवस्था या अनुशासनहीनता देखी जा सकती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ इतने सेटिस्फाइड नहीं होते इन कंपैरिजन ऑफ द डेमोक्रेटिक। सो लेट्स गो अहेड। Apart from this, there are many type of leaderships. So few are intellectual, persuasive, participative, directive, institutional, achievement oriented leadership. So these are the different types of intellectual leadership. Is the leadership wherein an person who has a good intellect become the leader of the institution or the organization. जिसका इंटेलेक्ट अच्छा है, वो कमांड रखता है, उसी को लीडर चुन लिया जाता है और फॉलोअर्स हो जाते हैं उसके। इस तरह से काफ़ी सारे हैं। पार्टिसिपेटिव है, परसुएसिव है। देन क्रिस ऑर्गिस ने 3 टाइप ऑफ बताए थे लीडरशिप के। फर्स्ट इज़ डायरेक्टिव लीडर्स, सेकंड इज़ परमिसिव लीडर्स और तीसरा पार्टिसिपेटिव लीडर्स। सो अलग अलग थिंकर ने अलग अलग इसके टाइप ऑफ बताए। जॉर्ज एंड टेरी ने 6 टाइप ऑफ बताए। रॉबर्ट हाउस हैं। So there are many leadership types of. Now moving ahead, we have next topic is authority, responsibility and delegation of power. ये तीनों टर्म एक साथ चलते हैं और इसमें अथॉरिटी को अगर लिया जाए सबसे पहले सत्ता, तो सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो एक सोल का ह्यूमन बॉडी में होता है। मींस संगठन में ये इम्पॉर्टेंट उसकी सोल की तरह काम करता है। और एलन के शब्दों में किसी भी कार्मिक को दिए गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने के लिए उसको सौंपी गई शक्तियाँ और अधिकार ही सत्ता है। मतलब किसी भी कार्मिक को यानी किसी भी पर्सोनेल को जो काम आपने दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको शक्ति और अधिकार जो हम सौंपते हैं, उसको जो शक्तियाँ दी जाती हैं कि भाई इस काम को करने के लिए आपके पास ये पावर हैं, और जो अधिकार दिए जाते हैं उसी को सत्ता कहा जाता है। तो सत्ता एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सत्ता को डिफ़ाइन करने के लिए, अथॉरिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हेनरी फोल ने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे मैनेजमेंट के, जिनको उन्होंने नाम दिया राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। On the basis of these 14 rules, he clearly defined what is authority. And second is responsibility. सत्ता के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और सत्ता एक साथ मिलकर चलती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदेश को पालन करवाने का कर्तव्य है। मीन्स कि किसी भी काम को करवाने के लिए आपके पास किसी भी काम को करवाने के लिए आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और उस अथॉरिटी को जब हम अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने उस काम को अच्छे से करेगा। तो इसलिए ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो क्रियात्मक हो सकती है या संपूर्ण हो सकती है। क्रियात्मक मीन्स एक पर्टिकुलर काम के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो जब काम ख़त्म हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश। और सेकंड होती है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, जिसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, कि आपके पास उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर हायरार्की के अकॉर्डिंग आपके पास एक संपूर्ण उत्तरदायित्व है उस पोस्ट के बेस पर, तो उसका वो डेलीगेशन नहीं करेगा और उसी के बेस पे वो काम करेगा। सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सो नाउ वी विल सी द कंपैरिजन। सो अथॉरिटी इज a legal right to issue an order. In an organization, if you create an order to implement some kind of work, you have to have authority. Whereas responsibility is corollary of authority, means it is a परिणाम of the authority. वो सत्ता का परिणाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व, वो सत्ता का परिणाम है, जबकि जो सत्ता है वो किसी भी ऑर्डर को देने का अधिकार है। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो यू कैन नॉट रेगुलेट एनी काइंड ऑफ ऑर्डर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन।
Then for second one is formal position in an organization and responsibility superior subordinate relationship. So एक सीनियर और जूनियर के बीच के रिलेशनशिप को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, वो उसके सर्कल के अंदर आता है, जबकि अथॉरिटी के सर्कल में उसका रिजल्ट है कि वो फॉर्मुलेट करता है पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब हायरार्की को सेट करने के लिए हमें अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी. देन टास्क ऑफ मैनेजर. On the basis of the task of manager, the authority delegation of the authority, and there is an assumptions of responsibility. Responsibility में सिर्फ assumptions होती है और वहाँ authority का delegation होता है, यानी हम senior जो है वो अपने subordinate को अपनी delegate करता है power को. Then ability to give orders and ability to follow orders. उसमें ऑर्डर्स देने की एबिलिटी क्रिएट की जाती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको फॉलो करने की एबिलिटी क्रिएट होती है. वो डाउनवर्ड होती है, अथॉरिटी डाउनवर्ड होती है, यानी सीनियर से जूनियर की तरफ जाती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड होती है, ये जूनियर से सीनियर की तरफ जाती है. बिकॉज अब सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय इज़ रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द सीनियर, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी रिपोर्ट को सीनियर को देगा. दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की तरफ. देन नेक्स्ट, टू मेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट इट एंड टू एग्जीक्यूट ड्यूटीज़ असाइंड बाय द सुपीरियर. इसमें हम पूरे संगठन के डिसीजंस को लेते हैं. अथॉरिटी है आपके पास, तो आप डिसीजंस लेंगे संगठन के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जबकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अपने सीनियर्स के द्वारा बताए गए काम को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. And next, continues for a long period, whereas responsibility ends as soon as the task accomplished. तो जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, जबकि अथॉरिटी में बोला जाए तो अथॉरिटी कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप उस पोस्ट पे हैं, जब तक सत्ता आपके पास है, till then it will be continued. So this is the difference between authority and. नाउ वी विल टेक द डेलीगेशन ऑफ पावर. डेलीगेशन ऑफ पावर को हिंदी में प्रत्यायोजन बोला जाता है. डेलीगेशन ऑफ पावर को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन मूने के अनुसार प्रत्यायोजन वह है जिसमें कोई भी उच्च अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को एक निश्चित मात्रा में अधिकार सौंपता है, लेकिन परीक्षण और नियंत्रण का अधिकार अपने पास ही रखता है. मतलब एक सीनियर अपने जूनियर को कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट में कुछ अधिकार देता है, कुछ सत्ता देता है, कुछ पावर देता है, लेकिन उसको उस पर्टिकुलर काम को सुपरवाइज़ करने की और उसे कंट्रोल करने की पावर वो अपने सबॉर्डिनेट को नहीं देकर वो अपने पास ही उसको होल्ड करता है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम डेलीगेशन ऑफ पावर्स कह सकते हैं. सो डेलीगेशन ऑफ पावर को समझने के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है. तो प्रत्यायोजन की पहली विशेषता यह होती है कि इसमें संगठन की किसी भी एक इकाई में एक पर्टिकुलर काम के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है या प्रत्यायोजित किया जा सकता है. तो इसमें जो अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति से कुछ निर्देश लेता है, और जो कि ये निर्देश कुछ शर्तों के साथ होते हैं, मतलब उसमें कंडीशंस अप्लाई होती हैं. सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें डुअल फेस देखा जा सकता है, मतलब इसमें दोहरा स्वरूप देखा जाता है. अर्थात मतलब इसका क्लियर क्या हुआ कि प्रत्यायोजन में कार्य और अधिकार दोनों डबल लेवल पे देखे जाते हैं, यानी सीनियर भी उसी काम को चेक करेगा और उसके पास अथॉरिटी होगी, और जूनियर को उस काम को इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी होगी. तो ये डबल प्रोसेस इसमें देखा जाता है. देन थर्ड वन इज़ दैट कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपूर्ण सत्ता को, अपनी पूरी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो अपनी सत्ता को अपने सबॉर्डिनेट को देता है ताकि उस काम को पूरा किया जा सके. और इट इज़ एन स्किल, एक आर्ट है प्रत्यायोजन, जो कि किसी अधिकारी को कब देनी है, कैसे देनी है, उस पर कितना नियंत्रण रखना है, ये सब स्किल सीनियर्स अधिकारी जो हैं, सीनियर जो होल्डर हैं, उनके पास होती है. सो इट्स न काइंड ऑफ स्किल जिसको धीरे धीरे अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है.
तो इन विशेषताओं के आधार पर हमें प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन ऑफ पावर का मीन क्लियर हुआ। और इसके अलावा इसमें इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं कि इसमें पहला है कि देयर शुड बी न फ्री एंड ओपन लाइंस टू कम्युनिकेट बिटवीन द डेलीगेटर्स एंड डेलीगेट एंड सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग शुड बी मेंटेन्ड। दोनों के बीच में जिसने सत्ता सौंपी है और जिसको सौंपी है उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग का प्रोसीजर होना चाहिए कि इतना काम हो गया उसकी रिपोर्ट। एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज़ दैट इट शुड नॉट बी मेड टू एन इंडिविजुअल बट इन अ पोजीशन। एक इंडिविजुअल के लिए ये नहीं है बट एक पूरी पोजीशन के लिए है। द कॉम्पिटेंसी ऑफ सबॉर्डिनेट शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशंस। वो कितना कैपेबल है सबॉर्डिनेट उस पर ध्यान रखते हुए ही डेलीगेशन हो सकता है, otherwise it would give a negative impact. And it should be properly planned and systematic. Obviously it should be planned because without planning it goes to the negative output. And it should be backed by the adequate resources. इसमें पूरी मात्रा में enough rich resources उस subordinate को provide किए जाते हैं ताकि वो अपनी प्राप्त जितना भी उसको प्राप्त हुई है सत्ता उसको वो अच्छे से कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। Then authority and responsibility should be को इक्वल और कंटिन्यूस। इसमें जितनी भी अथॉरिटी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो सारी इक्वल्स रहती हैं। एंड इट शुड बी फॉलोड द यूजुअल चेन ऑफ कमांड। इसमें सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर, जो पूरा हायरार्की का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाता है। इसमें एक भी चेन को मिस नहीं किया जाता है। सो these are the principles of प्रत्यायोजन और we can say delegation of powers. सो प्रत्यायोजन, अधिकार और सत्ता तीनों आपस में से संबंधित हैं और तीनों मिलकर संगठन के विकास के लिए आगे वृद्धि करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल टेक few more topics of the same blog in another video. Till then, thank you. Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.